Hello, hello. This is Sunita Layak and welcome to Social Scientist. तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को लगभग ख़त्म कर लिया था। जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था उसमें हमने गैलेक्सी एंड यूनिवर्स तक कंप्लीट कर लिया था और उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बचे रह गए थे। तो वो हमने डिसाइड किया था कि जब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को, तो उससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ख़त्म करके और उसके बाद फिर जो एनसीईआरटी बुक के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पे आएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट से। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिसको आज हम देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्या उसमें हमें देखना है या क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दी गई हैं। तो उस चीज़ को हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था गैलेक्सी एंड यूनिवर्स तक। तो अगर आपने बाकी के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो मैं आई बटन पे उसे डाल दूंगी। आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो बाकी के 2 वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आएंगे यहाँ से आज जो है हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो द फैक्ट नंबर 1 इज, ओके मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ओके, सो हमारा पहला फैक्ट है, द रोमन माइथोलॉजी सन गॉड इज नेम्ड एज सोल। एक्चुअली सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। ठीक है, तो रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से जो सूर्य भगवान है या जो सन गॉड है, उन्हें वो क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। ठीक है, सो सोलर एक्चुअली मीन्स रिलेटेड टू सन। ठीक है, सन से रिलेटेड जो चीजें उनको सोलर कहा जाता है। ठीक, सो सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ सन। ठीक है, सोलर सिस्टम किसकी फैमिली है? तो सन की फैमिली है। और उसके मेंबर्स कौन कौन है? तो बाकी के 8 प्लैनेट्स और साथ में कुछ और एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स हैं, या और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो वो इस फैमिली के मेंबर्स हैं और उनका हेड कौन है? तो सन है। दैट्स वाई दिस सोलर फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब एक चीज और है कि ज्योग्राफी हमने पढ़नी स्टार्ट तो कर दी, बट ज्योग्राफी को हमने डिस्कस नहीं किया है ना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो हमें कर लेना चाहिए था उसी टाइम पे। तो जब स्टूडेंट्स जब 5 से 6 में आते हैं, तो एक नया ही सब्जेक्ट का एडिशन होता है उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में, जो है सोशल स्टडीज। ठीक है, अब जो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो ये सारी चीज़ें तो या साइंस है, तो ये सारी चीज़ें तो बच्चे मतलब कि शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। बट जब वो 6 स्टैंडर्ड में आते हैं और एक नए सब्जेक्ट का उनके साथ रूबरू जब वो होते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, जो है सोशल स्टडीज, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है माइंड। और काफ़ी कुछ हम सुन लेते हैं पहले से ही, पढ़ने से पहले ही, कि सोशल साइंस ऐसी है, बहुत बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो एक परसेप्शन बन जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सोशल स्टडीज तो ऐसी ही है, मतलब इसमें कोई भी
फन नहीं है, लाइक मैथ्स एंड साइंस एंड लिटरेचर, तो मतलब कि हम सोचने लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा पढ़ना। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझ के कि ये बोरिंग होगा तो उसको पढ़ते ही नहीं है। तो देखिए, सोशल स्टडीज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी की बात करते हैं। जब हम सिविक्स और हिस्ट्री में जाएंगे तो उसकी भी बातें करेंगे। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में आपको अर्थ से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है ना। जैसे कि अर्थ अर्थ अपने में एक वास्ट टॉपिक है। एक ऐसा नहीं है कि मतलब हमने ये पढ़ लिया, जैसे अभी हम सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने अर्थ को देख लिया कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, या इसमें पानी और हवा का एबंडेंस काफी अच्छा होता है जो लाइफ को एग्जिस्ट करा सकता है। तो सिर्फ इतनी सी ही बातें नहीं है, अर्थ से रिलेटेड आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो आप यहाँ से सोचिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 आगे अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं तो भी आपको 11, 12 आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। तो मीन्स ये एक छोटा सा, आप ये नहीं कह सकते कि एक छोटा सा टॉपिक है। ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ, एंड अर्थ इज वेरी वास्ट टॉपिक। मीन्स एक छोटा सा टॉपिक नहीं कि बस स्टार्ट किया और खत्म हो गया, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम ज्योग्राफी में देखते हैं। तो ज्योग्राफी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैं बता दूं तो। ज्योग्राफी मेरे बहुत करीब है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट, कि आपको सराउंडिंग के बारे में जानने का मौका मिलता है ज्योग्राफी में। आपको, आप जिस प्लैनेट पे हैं, आप जिस प्लैनेट से आप बिलोंग करते हैं, उस प्लैनेट के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो कितना कुछ है ज्योग्राफी में इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ज्योग्राफी इज जस्ट लाइक अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। बहुत कुछ आपको इसमें ना साइंस से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यही वजह है कि ज्योग्राफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सिविक्स और हिस्ट्री काफी ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ेंगे या मैं जब आपको बताऊंगी हिस्ट्री के टॉपिक्स से सिविक्स के टॉपिक्स के बारे में, तो आप खुद समझ जाएंगे कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? ठीक है, तो ज्योग्राफी किससे बना है? तो जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, ग्राफी को कहाँ से लिया गया है? तो ये एक वर्ड से लिया गया है जो है ग्राफिया। ठीक है, तो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी क्या है? तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अच्छा, जियोलॉजी, तो ये किससे बना है? जियो प्लस लॉजी। लॉजी कहाँ से आया? तो लॉजिया से लिया गया है। ठीक है, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी है ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यहाँ पे जियोलॉजी है स्टडी ऑफ अर्थ। तो दोनों में ही तो हम जो अर्थ के बारे में जान रहे हैं। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? किसी की भी माइंड में ये चीजें आएंगी। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये सपोज करिए कि हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के जो एक्सटीरियर जितने भी चीजें हैं उसको अगर हम पढ़ें तो वो किस में आती हैं? ज्योग्राफी में आती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं या हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन्स डोमेन्स ऑफ अर्थ कि अर्थ के ना बेसिकली 4 डोमेन होते हैं। ठीक है, अब वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप 7th में जाएंगे तो उसमें आपको जब इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप डोमेन्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीन्स ऐसे आप समझिए सिंपल वे में कि जैसे आप सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, या एयर के बारे में पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं,
या फिर आप वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गए या इन्वायरमेंट हो गया, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, ये ज्योग्राफी में ये सारी चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब कि आप अर्थ के सरफेस से जब डील करते हैं ना, अर्थ के सरफेस पे होने वाले फेनोमेनन्स या उससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, आपके ज्योग्राफी में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जियोलॉजी क्या होती है? तो जियोलॉजी होती है, इट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। जब अर्थ के अंदर की चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं ना, कि अर्थ किससे बना है, कंपोजिशंस क्या हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली आप समझिए कि जो जियोलॉजी होती है ना, वो काफी डीप नॉलेज होती है अबाउट अर्थ, ठीक है, उसमें काफी डीपली हम अर्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का समझिए कि क्रस्ट होता है, ठीक है। जो सेकंड लेयर होता है उसे हम मेंटल कहते हैं, जो ये वाला पोर्शन होता है वो मेंटल कहलाता है, और ये जो अंदर का जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है ये कोर होता है, ठीक है। तो जैसे कि जियोलॉजी में हम जो मेंटल कोर है, ये सारी चीजों के बारे में काफी डीप नॉलेज गैदर करते हैं, ठीक है। जियोड, अब जियोइड का तो आपको पता है, जो अर्थ का जो शेप होता है उसे हम जियोइड कहते हैं, ठीक है, रिजेंबलिंग द शेप ऑफ अर्थ। अच्छा, जियोमेट्री, जियोमेट्री, अच्छा मेट्री वर्ड कहाँ से लिया गया? तो मेट्रिया से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के मेजरमेंट को जियोमेट्री कहते हैं, है ना। जब आप जियोमेट्री पढ़ेंगे अपनी मैथमेटिक्स में, तो उसमें क्या आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है ना, कि इतना पार्ट है एक लैंड एरिया का, उसका इतना लेंथ है, इतना ब्रेथ है, देन व्हाट विल बी द एरिया, ठीक है। तो यही होता है जियोमेट्री, उसमें हम मेजरमेंट के बारे में देखते हैं, अर्थ के मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव बीन फैसिनेटिंग अबाउट वॉचिंग द नाइट स्काई, वी ऑलवेज थिंक दैट हाउ पीपल नो सो मैनी फैक्ट्स अबाउट हेवनली बॉडीज। अब हम आपको हम सबको नाइट स्काई बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, तारे देखना, मून को देखना, मून के डिफरेंट शेप्स को देखना, जब हमने फेजेस ऑफ मून पढ़े थे, तो उसमें हमने मून के डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स हमें दिखते हैं पूरे मंथ में, उसके बारे में हमने देखा था। तो कितना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है ना। तो अब हम सोचते हैं कि आखिर इतने सारे फैक्ट्स हमें सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज के बारे में पता कैसे चलता है? ऐसा ऐसा है क्या, मतलब कि कोई रात में सपने में आता है, फिर हमें बताता है कि हाँ, जो एस्टेरॉइड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, वहां पे एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, या जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं इन एन एलिप्टिकल पाथ। तो ये सारी चीजें क्या हमें सपने में आती हैं? तो नहीं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो देखिए, दोज who study about celestial bodies and their movements are called astronomers, ठीक है। वैसे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज या उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, उन्हें ही हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। एंड द स्टडी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, और इसी स्टडी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब जैसे हमारा ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं या ज्योग्राफी के काफी अच्छे जानकार होते हैं, उन्हें हम ज्योग्राफर कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से, अच्छा, अब आप सोचेंगे कि फिर हमें दिखता कैसे होगा, मीन्स अच्छा आप बताइए कि
किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज को जब तक हम देखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पे क्या हो रहा है, या वो दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा है, या उसका साइज कितना बड़ा है विद कंपेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती है, जब तक हम उस चीज को देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलने वाली है ना। तो अभी हम सेलेस्टियल बॉडीज तो इतनी किलोमीटर्स दूर होते हैं हमसे, तो फिर हमें दिखेंगे कैसे? तो दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे? दिखेंगे इनके मदद से, ठीक है। ये भाई साहब हमारी हेल्प करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को या हेवनली बॉडीज को देखने में फ्रॉम अर्थ, ठीक है। हम अर्थ पे बैठे बैठे ही सारे सेलेस्टियल बॉडीज को देख सकते हैं, ठीक है। इन भाई साहब का नाम है टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम अर्थ पे बैठे बैठे सेलेस्टियल बॉडीज या डिफरेंट प्लैनेट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेलीस्कोप में क्या होते हैं, बहुत पावरफुल लेंसेज लगे होते हैं, ठीक है, जो काफी दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास देख लीजिए फॉर एग्जांपल, जो एकदम छोटे 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 वर्ड्स होते हैं, सपोज हमें नहीं दिखेंगे तो उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो दिख जाएंगे। या कोई छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे भी नहीं, अ, मतलब कि इतने छोटे कि मतलब माइक्रोस्कोप से देखे तो हमें सहूलियत होती है उनको देखने में, है ना। तो वैसा ही कुछ होता है टेलीस्कोप के साथ, ठीक है। उसमें एक काफी पावरफुल लेंसेज लगे होते हैं जो हमें एकदम दूर के जो प्लैनेट्स होते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनको काफी क्लियरली दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं टेलीस्कोप, जिसके हेल्प से हम सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Aryabhatta was a famous mathematician and astronomer of India. He said the moon and the other planets shine due to reflected sunlight. हमने जब प्लैनेट्स और सन की बात की थी तो उसमें भी हमने देखा था, एक चीज पढ़ी थी कि जो क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज पे जब पड़ती है तो जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास आती है तो वो सेलेस्टियल बॉडी हमें दिखती है ना। तो यही बातें आर्यभट्ट जी ने कही थी। आर्यभट्ट कौन थे? तो एक फेमस मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर कौन? जो यही सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज पे जो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे इंडिया के ही थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही थी, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए, लाइट इतनी तेजी से ट्रैवल करता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पलके झपकी और ऐसा हो गया, उससे भी ज्यादा तेजी से काम हो रहा है ना। उससे भी ज्यादा तेजी से लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। बावजूद इसके जो सनलाइट है उसको अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? तो 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969. Rakesh Sharma was the first Indian astronaut to go into space. अब यहां देखिए, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये नासा के साइंटिस्ट बोल रही हूँ, एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। जो स्पेस में जाते हैं ना उन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के हैं, नासा के ये एस्ट्रोनॉट हैं, और ये पहले इंसान हैं जिन्होंने चांद पे कदम रखा था, ठीक है। तो ये कब कब की बात है? तो 20 जुलाई 1969 की बात है, ठीक है।
इसी डेट पे इन्होंने चांद पे पहला कदम रखा था। ये है राकेश शर्मा, ठीक है, ये हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं और ये स्पेस में गए जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, ये स्पेस में जाने वाले हमारे इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट है। अच्छा, थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। अच्छा, यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये पिक्चर आपको पीछे दिख रही है, ये इनके फुट मार्क्स है, ठीक है, इनके पैरों के निशान हैं चांद पे, ठीक है, ये मून का सरफेस है और ये जब उन्होंने कदम रखा था तो ये इनका फुट मार्क है, ठीक है। ओके, चलिए राकेश जी पे आते हैं। तो राकेश शर्मा ना एक्चुअली वो एक ना मतलब विंग कमांडर है, ठीक है। राकेश शर्मा जी कौन थे? तो विंग कमांडर थे हमारे एयरफोर्स के, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 1969 में उन्होंने एयरफोर्स कैडेट को ज्वाइन किया था, ठीक है। 1970 में उन्हें आईएएफ का पायलट बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, 1984 में ही वो पहली बार स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बने थे, ठीक है। और ये क्या था ना, ये सोवियत यूनियन और इसरो का एक जॉइंट प्रोग्राम था स्पेस में जाने का, ठीक है। उसी का वो हिस्सा थे राकेश शर्मा और इसी प्रोग्राम के तहत वो भी स्पेस में गए थे, ठीक है। तो वो स्पेस में जाने वाले हमारे पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं। ओके, तो क्या हुआ था ना कि इनसे इंदिरा गांधी जी ने बात की थी, तो इंदिरा गांधी जी ने इनको बधाई दी कि ये पहले मतलब कि इंडियन एस्ट्रोनॉट बने स्पेस में जाने वाले। तो इसी में इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि आप जब स्पेस से इंडिया को जब देखते हैं तो स्पेस से हमारा इंडिया कैसा नजर आता है? तो राकेश शर्मा जी ने इसमें अपना आंसर ये दिया था कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट था सभी इंडियंस के लिए जब राकेश शर्मा पहली बार जब स्पेस में गए थे, ठीक है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा was his answer on PM इंदिरा गांधी asking how India looked from outer space। स्पेस से इंडिया कैसा दिख रहा है? तो सारे जहां से अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वहां पे कितना समय बिताया था? तो 7 days 21 hours and 40 minutes, ठीक है। तो राकेश शर्मा कौन थे? तो हमारे इन विंग कमांडर थे, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। लास्ट हमारा जो है सम इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स, मीटियर्स, कॉमेट्स, ईटीसी। अब देखिए, हमने जब मेटेरॉइड और एस्टेरॉयड का जब जिक्र किया था चैप्टर में, तो उसमें मैंने बोला था कि जो ये मेटेरॉइड्स हैं या मीटेरॉइड्स हैं या मीटियर्स हैं, ये होते सेम चीजें, ठीक है, लेकिन बस पोजीशन का अंतर होता है, ठीक है। वो जिस पोजीशन में होते हैं बस इसके वजह से उनका थोड़ा नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। एस्टेरॉइड क्या होता है? वही रॉकी बॉडी होता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है काफी एबंडेंस में, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में हमें एस्टेरॉइड्स मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्लैनेट्स कोई बनते बनते टूट के बिखर गए होंगे तो उनके लेफ्ट ओवर को ही हम एस्टेरॉइड कहते हैं, है ना। तो मेटेरॉइड्स भी हमने तब देखा था कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, तो वो भी एक रॉकी मटेरियल होते हैं जो सूरज के आसपास वो आजू बाजू चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि सन के अराउंड घूमते 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 क्या होता है कि वो अर्थ के ना एटमॉस्फेयर को एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये अर्थ है, सोचिए, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है आपने पढ़ा तो नहीं है अभी,
बट इसको समझ लीजिए एक बार। जो हवा की लेयर होती है ना बेसिकली, आप वो समझिए, ठीक है। जो हमारे अर्थ के आजू बाजू जो हवा की लेयर होती है वही एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है। सिंपली आप ये समझ लीजिए। आगे जब आप एटमॉस्फेयर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मेटेरॉइड है, ठीक है। तो ये मीटेरॉइड क्या होता है ना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर जाता है, ठीक, तो एयर पार्टिकल्स के साथ इसका फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बर्न अप हो जाता है, ग्लो करने लगता है। तो हम जब देखते हैं तो लगता है कि टूटता हुआ तारा, ठीक है, बट टूटता हुआ तारा नहीं है, वो मेटेरॉइड मीटियर्स हैं, ठीक। अच्छा, जब ये मेटेरॉइड्स एंटर कर जाते हैं तो ये बर्न अप हो जाते हैं, जलने लगते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मीटियर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब स्पेस में थे तो हम इनको मेटेरॉइड्स कहते थे। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर कर गया, बर्न अप हो गया ये, तो हम इनको मीटियर्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मेटेरॉइड हीट अप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। अब क्या होता है कि ये कई बार मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो जलते 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 ना, मतलब एकदम राख हो जाते हैं, धूल में बदल जाते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि एटमॉस्फेयर में ही वो जल के खत्म हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंचते। लेकिन कभी कभी ये पूरे जल के राख नहीं होते हैं और अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं, ठीक है। जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें हम मीटेरॉइड्स कहते हैं, ओके। मीटियर फ्रेगमेंट्स दैट रीचेस द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे पहुंच गया, जो अर्थ के सरफेस पे आके गिर गया, उन्हें ही हम मीटेरॉइड कहते हैं, ठीक। चलिए, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि एक जगह कभी हमें मीटेरॉइड्स दिख रहे थे, कभी हमें मीटेरॉइड्स दिख रहे थे, कभी हमें मीटियर्स दिख रहे थे। तो एक्चुअली है तीनों सेम ही चीजें, लेकिन बस पोजीशन का अंतर हो जाने की वजह से नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ओके। चलिए, अब हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पे, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पे आते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। तो हम चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आपको ब्रीफ आंसर देना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। ये हम शुरुआत में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि प्लैनेट और स्टार क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, और स्टार्स वो होते हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी जब आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि दो टर्म्स के बीच में या दो टॉपिक्स के बीच में आपको डिफरेंस करने के लिए बोल दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन हमारा आ गया, तो हम क्या करेंगे कि क्या करते हैं जनरली कि प्लैनेट्स को लिखते हैं, पहले प्लैनेट का डेफिनेशन लिख देते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, फिर उसके नीचे हम स्टार लिखते हैं, एक टॉपिक देते हैं और स्टार का डेफिनेशन लिख देते हैं और उसका एग्जांपल दे देते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ये नहीं करना है या आप मत करिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके से बॉक्स बना के अगर आप आंसर देंगे ना, तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और जो आपका कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, उनको भी काफी ज्यादा आपकी कॉपी देख के या आपका आंसर देख के उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप हमेशा कोशिश करिए कि इस तरीके से बॉक्स में ही उसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे आपका जो आंसर होता है ना वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है, ठीक है। क्या होता है इसमें देखिए, एक बार तो जो आपके कॉपी चेक करेंगे आपके टीचर्स, तो पहले प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टार को पढ़ेंगे,
ऐसे क्या होता है ना कि हमें साफ साफ उसका डिफरेंस दिख जाता है, ठीक है। जैसे ये हमने एक फर्स्ट सीरियल नंबर में फर्स्ट में हमने दोनों का डेफिनेशन दे दिया, दैट planet are the celestial bodies which does not have their own heat and light, और stars are the celestial bodies which have their own heat and light। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें फर्स्ट डिफरेंस देखने को मिल गया, जो आपका कॉपी चेक करेंगे कि प्लैनेट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, और स्टार्स वो होते हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है। सेकंड में वो जब पढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अ प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। जो प्लैनेट्स होते हैं वो यूजुअली स्टार्स से छोटे होते हैं। स्टार्स आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू प्लैनेट इन जनरल। जनरली जो स्टार्स होते हैं वो प्लैनेट से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पे उसे उन्हें सेकंड डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, है ना। फिर थर्ड में आएंगे तो फिर उन्हें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ना आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड दिखता है, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब क्लियर दिखता है कि हाँ ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंस है। तो आपको जब भी डिफरेंशिएट करने को बोला जाए किसी भी दो टर्म के बीच में, तो आप कोशिश करिए कि इस तरीके से बॉक्स बना के ही लिखिए, चाहे आपका सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, ठीक है। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ऐसे देखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, सोलर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies like asteroids and meteoroids forms the solar system। ठीक है, जो सन होते हैं, 8 planets होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, उन्हें ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। The sun is a star around which 8 planets among other celestial bodies revolve around it। जो सारे अदर सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं या जो 8 planets होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। Solar system is often referred as the family of the sun, in which sun is the head of our solar system। ठीक है, अब सोलर सिस्टम क्या है, एक सोलर फैमिली भी इसको कहते हैं, ठीक है। और जो सन है वो इस सोलर फैमिली के क्या होते हैं, तो हेड होते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सन से जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है, मर्क्यूरी आता है, फिर वेनस आता है, फिर अर्थ आता है, मार्स आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, और लास्ट में आते हैं हमारे नेपच्यून, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आपको ऐसा मतलब बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये क्लियरली दिख जाए तो इसलिए मैंने बॉक्स बना के बता दिया, पर आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 3 4 करके या रोमन लेटर्स में 1 2 3 करके आप 8 प्लैनेट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाई इज द अर्थ कॉल अ यूनिक प्लैनेट। अब अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, ये भी हमें पता है भाई, क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और कोई भी प्लैनेट इस तरीके से लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्यों करता है, अर्थ के पास क्या स्पेशल क्वालिटीज होती हैं ऐसी, वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं, आप चाहे तो एक पैराग्राफ में भी इन सबको डाल सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब ये क्लियरली दिख जाए, ठीक है, इजीली आपको दिखे ना, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो, मीन्स आपको ये थोड़ा मतलब आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि समझ में आ जाए कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। ये ही एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। इट हैज बोथ एयर एंड वाटर विच आर इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या है, हवा है, पानी है, जो कि एक बेसिक रिसोर्स है लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए, है ना। It also has temperature range that supports life. It is neither too hot nor cold। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी लाइफ को सपोर्ट करने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है ना।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है कि हाँ आपका मेरा हम सबका फ्राई हम लोग हो जाएं इतनी भी गर्मी नहीं है और इतनी भी ठंडी नहीं कि हम ठिठुर ठिठुर के ही हम खत्म हो जाए। तो यहाँ पे काफी बैलेंस्ड है, जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड वे में है। तो यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है, तो इसीलिए भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है। थर्ड है द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इज अबाउट 2/3 ऑफ द सर्फेस ऑफ द, यहाँ पे डबल डबल हो गया तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। 2/3 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ व्हेन कंपेयर टू लैंड। अब लैंड के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो वाटर हमारा कितने दूर तक फैला हुआ है, तो 2/3 पार्ट तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। ये भी हम कर चुके हैं चैप्टर में। क्यों? क्योंकि 27 डेज लगते हैं चांद को सॉरी अर्थ का चक्कर लगाने में, और उतने ही 27 डेज उसको लगते हैं अपने एक एक्सिस पे रोटेट करने में। ठीक है। एक पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में भी उसको 27 डेज लग रहे हैं, और सूरज बोल रही हूँ बार बार, धरती के चक्कर लगाने के लिए भी उसे उतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है। वी कैन ऑलवेज सी only one side of the moon because it takes 27 days to complete one rotation about its own axis, which is exactly the same time it moves around the earth. ठीक है। जितना वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगाता है उतना ही उसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है उतने ही दिन में, इसीलिए हमें उसका सिर्फ एक ही साइड दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the universe? यूनिवर्स क्या होता है? The universe is the largest unit in which we live. It is a collection of galaxies. There is only one universe and everything that exists in this universe itself. तो यूनिवर्स क्या है? एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, ये सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। यूनिवर्स क्या होता है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, इसमें काफी सारी गैलेक्सीज का कलेक्शन होता है, और दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। चलिए अब एमसीक्यू देख लेते हैं, कुछ टिक वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं। ठीक। चलिए, टिक द करेक्ट आंसर। ए, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन। अब अर्थ का जुड़वा भाई बहन बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, किसको बोलते हैं? तो वेनस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो कंपोजिशन है या उसका साइज है, मास है, वो काफी हद तक मैच करता है अर्थ से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, वेनस। ठीक है। बी, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब आपको अगर पूरा का पूरा प्लैनेट याद ना हो तो नेमोनिक एक हमने चैप्टर पढ़ने के टाइम पे देखा था। नेमोनिक क्या था? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। तो माई वेरी एफिशिएंट, ठीक, 3 सेंटेंसेस लेते हैं। माई का एम से मार्स, वेरी का वी से वेनस, एफिशिएंट के ई से अर्थ। तो जो थर्ड प्लैनेट वो कौन सा हो गया? तो अर्थ। ठीक है। पहला हो गया मर्क्यूरी, दूसरा हो गया वेनस, तीसरा हो गया अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ। अच्छा, जो ऑर्बिट्स होती है ना, जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती हैं, वो ऑर्बिट पूरी सर्कुलर नहीं होती है इस तरीके से। ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो क्या होती है ना, वो एलिप्टिकल पाथ होती है इस तरीके से। ठीक है। ये मैंने काफी ज्यादा ये पतली बना दी है, बट ये थोड़ी सी और चौड़ी होती है। ये जो पोर्शन है ये और ज्यादा थोड़ा बड़ा होता है, बट ये इलिप्टिकल पाथ होता है।
ठीक है, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका इलोंगेटेड पाथ। ठीक है, सर्कुलर ही होगा, रेक्टेंगुलर तो है ही नहीं, इलोंगेटेड होगा। ठीक है, चलिए डी में आते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द अपोल स्टार। कौन से डायरेक्शन को शो करता है? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट। नॉर्थ, क्योंकि उसे पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, हमेशा वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही नजर आता है। ई, एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं? हमें पता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट होता है जो कहाँ होता है? मार्स। हो, ये मार्स काफी अच्छा बन गया नहीं? अब मार्स भी सोचेगा कि मेरी ड्राइंग किस तरीके से बन रही है। ओके, तो समझ लीजिए कि ये मार्स है, ये जुपिटर है, और इसके बीच में होता है एक बेल्ट। ठीक है, जो कहलाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, और यहीं पे हमारे एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप इससे भी देख सकते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, A, the group of dash forming various pattern is called dash। अब कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पैटर्न बनाते हैं, तो पैटर्न किसका ग्रुप बनाते हैं? स्टार्स के ग्रुप पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड, उनके पैटर्न्स को क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, स्टार्स कॉन्स्टेलेशन, यहाँ हो जाएगा स्टार, यहाँ हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन। बी, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड डैश। तो क्या हो जाएगा? गैलेक्सी। गैलेक्सी ही क्या होता है कि ऐसा ह्यूज सिस्टम है स्टार्स का। ठीक है, गैलेक्सी इज अ यूनिट ऑफ स्टार्स। ठीक है, वहां पे स्टार्स आप जब अगर आपको ये देखना होगा गैलेक्सी का अगर डेफिनेशन, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको दिया हुआ है, इट इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स विच इज कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है? तो मून है ना। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो मून सबसे क्लोजेस्ट हमारा क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगेन सन के जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट वो कौन सा है? तो अर्थ है। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स के पास अपनी क्या नहीं होती? तो हीट एंड लाइट नहीं होती, तो हीट एंड लाइट। ठीक है, तो यहीं तक आपका था ये पूरा चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ के, और अगर आपके कुछ डाउट्स फिर भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, जो आपका सिविक्स का जो चैप्टर 6 है, सॉरी क्लास 6 का जो सिविक्स का जो चैप्टर 1 है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। सो तब तक के लिए आप पढ़िए, और अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रही है, अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द सोशल साइंटिस्ट को, एंड इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट करिए, ताकि मैं फिर आपके डाउट्स को क्लियर भी कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड गुड बाय। एक और बात मैं भूल गई आप लोगों को बताना, कि ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स अभी हमने देखे, तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम से है, सोशल साइंटिस्ट के नाम से, या उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे मैंने इस चैप्टर का नोट्स भी डाला हुआ है, तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करिए, उसे भी ज्वाइन करिए।
तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।